नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी उसे किसने मारा, जिसे लिखा है सुधा आदेश जी ने। आज आकाश चला गया। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी मृत्यु सीवियर हार्ट अटैक से हुई है, पर मैं कहती हूँ कि उसे ज़माने ने मृत्यु के आगोश में ढकेला है, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। हाँ, आत्महत्या। आप सब सोच रहे होंगे कि आकाश की मृत्यु के बाद मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज मुझे लग रहा है इस दुनिया में जो सच्चा है, ईमानदार है, कर्मठ है, वह शायद पागल ही है। यह दुनिया उनके रहने लायक नहीं है। तभी तो मेरे आकाश को उस जुर्म की सज़ा मिली जो उसने किया ही नहीं। आज भी ऐसे पागल इस दुनिया में मौजूद हैं। अपने उसूलों पर चलते हुए शायद वे भी आकाश की तरह ही सिसकते सिसकते मौत को गले लगा लें, पर इससे दुनिया को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वह तो यूं ही चलती जाएगी। सिसकने के लिए रह जाएंगे उसके मासूम घर वाले। वसुधा के आते ही दीपाली रोते हुए बोली थी। दीपाली का प्रलाप सुनकर चौंक उठी थी वसुधा। दीपाली उसकी प्रिय सखी थी। उसके जीवन का हर राज उसका अपना था। यहाँ तक कि उसके घर अगर एक गमला भी टूटता तो उसकी खबर उसे लग ही जाती थी। उन दोनों की अंतरंग मित्रता के परिणाम स्वरूप आकाश और सुभाष भी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। यही कारण था कि आकाश को हुए हार्ट अटैक की खबर सुनकर वसुधा एवं सुभाष उसके साथ बिताए खुशनुमा पलों को आंखों में संजोए उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र आ गए थे। पर जब तक वह पहुंच पाए सब कुछ समाप्त हो गया था। दीपाली का प्रलाप आज की व्यवस्था पर चोट करने के साथ सबको सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा था। लेकिन क्या आकाश की हालत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार नहीं थी? वह उसकी जीवन साथी थी। आकाश के हर सुख दुख में शामिल होने का उसका हक ही नहीं, कर्तव्य भी था। क्या वह उसका साथ दे पाई? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो इतनी कम उम्र में उसका यह हर्ष न होता। एकाएक उनका पूरा जीवन वृत्तांत उसकी आंखों के सामने से चलचित्र की भांति गुजरने लगा। आकाश एक साधारण किसान परिवार से था। पढ़ने में तेज, धुन का पक्का, मन में एक बार जो ठान लेता उसे करके ही रहता था। उसका अच्छा खाता पीता परिवार था। अभाव था तो सिर्फ शिक्षा का। उसके पिताजी ने उसकी योग्यता को पहचाना। गांव के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा। शहर की चकाचौंध से कुछ पलों के लिए वह भ्रमित हो गया। वहाँ की ताम झाम गिटिर पिटिर अंग्रेज़ी बोलते बच्चों के बीच उसे लगा था कि वह सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, पर धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास के कारण अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करता गया तथा अव्वल आने लगा। जहाँ पहले उसके शिक्षक और मित्र उसके देहातीपन को लेकर मजाक बनाते रहते थे, उसकी योग्यता के कायल होने लगे। धीरे धीरे वह सभी का प्रिय बनता गया। हायर सेकेंडरी में जब वह पूरे राज्य में प्रथम आया तो अखबार में नाम देखकर पूरे घर भर की छाती गर्व से फूल उठी। उसी वर्ष उसका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद में सिलेक्शन हो गया। आकाश के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसका दाखिला करवा दिया। यही बात उसके बड़े भाई को बुरी लगी। कुछ वर्षों से फसल भी अच्छी नहीं हो रही थी। भाई को लग रहा था मेहनत वे करते हैं, पर उनकी कमाई पर मज़ा वह लूट रहा है। कहते हैं कि ईर्ष्या से बड़ा जानवर कोई नहीं होता। वह कभी कभी इंसान को पूरा निगल जाता है। उसके भाई का यही हाल था। उसके वहशीपन का शिकार उसके माता पिता बन रहे थे, पर वह अपने पुत्र के हाथों विवश हो गए थे। छुट्टियों में जब वह घर गया तो उसकी पारखी नज़रों से घर में फैला विद्वेष तथा माँ और पिताजी के चेहरे पर छाई दयनीयता छिप न सकी। माँ ने अपने कुछ जेवर छिपाकर उसे देने चाहे तो उसने लेने से मना कर दिया। एक दृढ़ निश्चय करके आकाश लौटा। कुछ ट्यूशन कर ली,
साथ ही इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में प्रथम आने के कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। उसका अपना खर्चा निकलने लगा। इंजीनियरिंग करते ही उसे सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही वह अपने माता पिता को अपने साथ ले आया। भाई ने भी चैन की सांस ली, पर पानी होते रिश्तों को देखकर आकाश का मन रोने लगा था। सरकारी नौकरी मिलते ही आकाश के विवाह के लिए रिश्ते आने प्रारंभ हो गए। वैसे भी अभी ट्रेनिंग ही चल रही है, अतः आकाश अभी कुछ दिन विवाह नहीं करना चाहता था, पर माँ की आंखों में सूनापन देखकर उसने बेमन से ही विवाह की इजाज़त दे दी। माता पिता के साथ हमेशा साथ रहने की बात जानकर कुछ परिवारों ने आगे बढ़े कदम पीछे खींच लिए। अभी तक तो वह भाइयों के रुख के कारण दुखी रहा करता था, पर अब पूरे समाज में व्याप्त एक अजीब मानसिकता तथा आपसी रिश्तों में आती संवेदनहीनता को महसूस कर मन ही मन आहत हो उठा। तभी उसके मस्तिष्क ने दिल को समझाया, सिर्फ कुछ परिवारों के रुख को देखकर पूरे समाज के प्रति धारणा बना लेना उचित नहीं है। आखिर कोई तो होगा जो परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझेगा। माता पिता को इस बात का एहसास हुआ तो वे स्वयं को दोषी समझने लगे। तब उसने उनको दिलासा देते हुए कहा, आप स्वयं को दोषी क्यों समझ रहे हैं? यह तो अच्छा ही हुआ समय रहते इनकी असलियत खुल गई। जो रिश्तों का सम्मान करना नहीं जानता, उनमें छिपी सुगंध से अपने जीवन को सुरभित करना नहीं जानता, वह भला अन्य रिश्ते कैसे निभा पाएगा? रिश्तों में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। आखिर एक ऐसा परिवार मिल ही गया। माता पिता के साथ में रहने की बात सुनकर लड़की के भाई विवेक ने कहा, हमने माता पिता का सुख नहीं भोगा, पर मुझे उम्मीद है कि आपके सानिध्य में मेरी बहन को यह सुख नसीब हो जाएगा। विवेक और दीपाली के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। उनके चाचा चाची ने उन्हें पाला था, पर धीरे धीरे रिश्तों में आती कटुता ने उन्हें अलग रहने को बाध्य कर दिया। विवेक ने जैसे तैसे एक नौकरी तलाशी तथा बहन को लेकर अलग हो गया। नौकरी करते करते ही उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, बहन को पढ़ाया तथा वह स्वयं एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। दीपाली और विवेक आचार और व्यवहार से अच्छे और संस्कारी लगे। उसे धन दौलत नहीं, पढ़ी लिखी तथा संस्कारवान पत्नी चाहिए थी, अतः विवाह के लिए सहमति दे दी। दीपाली ने घर अच्छी तरह से संभाल लिया था। माता पिता भी बेहद खुश थे। घर में सुकून पाकर ऑफिस के कामों में भी मन रमने लगा। उसकी ट्रेनिंग समाप्त होने के साथ ही अब उसे स्वतंत्र विभाग दे दिया गया। आकाश ने जब संबंधित विभाग की फाइलों को पढ़ा तथा स्टोर में जाकर सामान का मुआयना किया तो सामानों की खरीद में हेरा फेरी देख वह सिहर उठा। पेपर पर दिखाया कुछ जाता, खरीदा कुछ और लिखा कुछ और जाता। कभी कभी आवश्यकता ना होने पर भी खरीद लिया जाता। सरप्लस स्टॉक इतना था कि उसको कहाँ खपाया जाए वह समझ नहीं पा रहा था। अपने सीनियर से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, अभी नए नए आए हो इसलिए परेशान हो, धीरे धीरे इसी ढर्रे पर ढलते जाओगे। जहाँ तक सरप्लस सामान की बात है उसे पड़ा रहने दो, कुछ नहीं होगा। लोगों का एटीट्यूड देखकर आकाश चकित रह गया था, पर चुप रहने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। एक दिन वह अपने आवास पर आराम कर रहा था कि एक सप्लायर आया। वह कुछ कहता उससे पहले ही उसने उसे एक पैकेट पकड़ाया। यह क्या है? उसने पूछा। स्वयं देख लीजिए सर। पैकेट खोला तो खून जम गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह पैकेट मुझे पकड़ाने की? सर, आप नए हैं इसलिए जानते नहीं हैं, यह आपका हिस्सा है, पर मैं इसे नहीं ले सकता। सबके कमीशन बंधे हैं, हमें देना ही पड़ता है। मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं ले सकता। यह आपकी मर्जी सर, पर ऐसा करके आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। आखिर घर आई लक्ष्मी को कोई ऐसे ही नहीं लौटाता है। अब तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलवाकर तुम्हें रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार करवा दूंगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा, यह इल्ज़ाम तो मैं आप पर भी लगा सकता हूँ। निर्लज्जता से उसने मुस्कुराते हुए कहा। अपमान और क्षोभ से खून सा जम गया था आकाश का। वह तो गनीमत थी कि माँ पिताजी मंदिर तथा दीपाली अपनी किसी सहेली से मिलने गई थी। अगले दिन
अपने सहयोगी से बातें की तो उसने कहा, इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। यह तो वर्षों से चला आ रहा है। जो भी इसमें अड़ंगा डालने का प्रयत्न करता है उसका या तो स्थानांतरण करवा देते हैं या फिर झूठे आरोप में फंसाकर घर बैठने को मजबूर कर देते हैं। वैसे भी घर आई लक्ष्मी को ठुकराना मूर्खता है। आकाश ने उसी क्षण निर्णय लिया था कि और लोग चाहे जो भी करें पर वह इस पाप की कमाई में हाथ भी नहीं लगाएगा। वैसे भी पहली बार नौकरी पर जाने से पूर्व जब वह पिताजी से आशीर्वाद लेने गया था तो उन्होंने कहा था, बेटा, जिंदगी की डगर बड़ी कठिन है, पर जो कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ता जाता है निश्चय ही सफल होता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कोई काम मत करना जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना। वह उनकी बातों को सिराधार्य करके जीवन की नई डगर पर नई आशाओं के साथ चल पड़ा था। अपनी पत्नी दीपाली को अपना निर्णय सुनाया तो दीपाली ने भी उसकी बात का समर्थन कर दिया। तब उसे लगा था जीवन साथी का सहयोग जीवन की कठिन से कठिन राहों पर चलने की प्रेरणा देता है। पग पग पर कठिनाइयां आईं पर वह विचलित नहीं हुआ। बार बार स्थानांतरण तो कभी सीनियर्स द्वारा व्यवहारिक बनने की सीख मिली, पर उसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसे लगता किसी ने सच ही कहा है कि सच्चाई का रास्ता दुर्गम तथा कंटकाकीर्ण है, पर यह भी सच है कि जो कटीली राहों में चलकर भी अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है वही मानवता का सच्चा पुजारी है। काम को आकाश ने बोझ समझकर नहीं वरन पूजा समझकर अपनाया था। सब कुछ सह सकते थे पर पूजा में विघ्न नहीं। पूजा को संपूर्ण करने के लिए वह ऐसे जुट जाते थे कि ना दिन देखते और ना ही रात। इसके लिए उन्हें अपने परिवार से भी भरपूर सहयोग मिला। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अच्छा ओहदा, सम्मान, सुंदर पत्नी, पल्लव और स्मिता जैसे प्यारे बच्चे, दशरथ कौशल्या जैसे जनक और जननी। अपने काम के साथ दीपाली के सहयोग से बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी वह सहर्ष निभा रहा था। आखिर उन्होंने ही उसे इस मुकाम पर पहुंचने में मदद की थी। जैसे जैसे खर्चे बढ़ने लगे दीपाली अपने वायदे से मुकरने लगी। महीने का अंत होता नहीं था कि हाथ खाली होने लगता। उस पर बूढ़े माता पिता के साथ 2 बच्चों का खर्चा अलग से बढ़ गया था। दीपाली अक्सर अपनी परेशानी का जिक्र विशाखा से करती। वह उसे संयम से काम लेने के लिए कहती, पर उस पर तो जैसे कोई जुनून ही सवार हो गया था आकाश की बुराई करने का। वह चाहने लगी थी कि आकाश भी औरों की तरह ढेर सारा पैसा कमाए। आखिर इसमें बुराई क्या है? यह वही दीपाली थी जो एक समय आकाश की तारीफ करते करते नहीं थकती थी, वही अब बुराई करते करते नहीं थकती। इंसान में इतना परिवर्तन कब, क्यों और कैसे आ जाता है? विशाखा समझ नहीं पा रही थी। आखिर कोई औरत अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पति से वह सब क्यों करवाना चाहती है जो वह करना नहीं चाहता? दीपाली के अपने व्यवहार के कारण उसके आकाश के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी तथा वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। दीपाली कहती, वसुधा, आखिर इनकी ईमानदारी से किसी को क्या फर्क पड़ता है? जो इनकी सच्चाई पर विश्वास करते हैं वह इन्हें गलत प्रोफेशन में आया, गलत आदमी कहकर इनका मजाक बनाते हैं, और जो नहीं करते वे भी कह देते हैं कि भाई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और भला आज के ज़माने में ऐसा भी कहीं हो सकता है? बाहर तो बाहर, आकाश घर में भी शिकस्त खाने लगा था। पत्नी और बच्चों के चेहरे पर छाई असंतुष्टि उसे अक्सर सोचने को मजबूर करती कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रहा है, पर उसके अपने संस्कार उसको कुछ भी गलत करने से सदा रोक देते। छोटी छोटी बातों पर तकरार आम बात हो गई थी। एक दिन पल्लव ने क्रिकेट किट की मांग की। यद्यपि उसकी कोई बड़ी मांग नहीं थी, पर उस महीने इनकम टैक्स में वेतन का काफ़ी हिस्सा कट जाने के कारण हाथ तंग था। अतः उसने अगले महीने दिलवा देने के लिए कहा तो वह झट कह उठा, इसका मतलब आप खरीदवाओगे नहीं, अगले महीने, फिर अगले महीने दिलवाने की कहकर टाल दोगे। 5 वर्ष के बच्चे के मुख से यह बात सुनकर वह दंग रह गया था। यह वाक्य उसका स्वयं का नहीं वरन उसकी माँ का था,
जो अपनी किसी डिमांड के पूरा ना होने पर इसी तरह का ताना देती रहती थी। कभी उसे अपना वायदा याद दिलाता तो कह देती, वह तो मेरी नादानी थी, पर अब जब दुनिया के रंग ढंग देखती हूँ तो लगता है कि तुम्हारे इस खोखले दंभ के कारण हम किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग जहां आज नई कार खरीदने में ज़रा भी नहीं सोचते, वहां हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। कार भी खरीदी तो वह भी सेकंड हैंड। मुझे तो उसमें बैठने में भी शर्म आती है। दीपाली, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वैसे भी घर सामानों से नहीं, उसमें रहने वाले इंसानों के आपसी प्यार और विश्वास से बनता है। आकाश उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता, प्यार और विश्वास भी वहीं होगा जहां व्यक्ति संतुष्ट होगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो क्या तुम सोचती हो जिन्हें तुम संतुष्ट समझ रही हो उनमें कोई असंतुष्टि नहीं है? उनके घर जाकर देखो तो पता चलेगा कि वे हमसे भी ज़्यादा असंतुष्ट हैं। बस बस, रहने भी दीजिए। कोरे आदर्शों के सहारे दुनिया नहीं चलती। अगर ऐसा ही है तो तुम आज़ाद हो, अपनी नई दुनिया बसा सकती हो, जैसे चाहे रह सकती हो, तिलमिलाकर आकाश ने कहा था। बस, अब यही सुनने को रह गया था, कहकर वह रोती हुई चली गई। आकाश वहीं बैठे बैठे अपने सिर के बाल नोचने लगा। उस बार उन दोनों के बीच लगभग हफ्ते भर अबोला रहा। उनके झगड़े इतने बढ़ गए थे कि बच्चे भी सहमने लगे थे। कभी कभी लगता कहीं इन दोनों की तकरार के कारण कहीं वे अपना स्वाभाविक बचपन ना गंवा बैठें। इसी की आशंका जाहिर करते हुए वसुधा ने जब जब दीपाली को समझाना चाहा, तब तब एक ही उत्तर मिला, यह बात मैं भी समझती हूँ वसुधा, पर केवल दाल रोटी से ही तो काम नहीं चलता। अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई, शादी विवाह में भी तो खर्चा होगा। अगर अभी से कुछ बचत नहीं कर पाए तो आगे कैसे होगा? रोते धोते जिंदगी घिसटती जा रही थी। पहला झटका आकाश को तब लगा जब उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया। उनकी 3 धमनियों में ब्लॉक था, अतः डॉक्टर ने उन्हें बाईपास करवाने की सलाह दी। उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि स्वयं अपने खर्चों पर उनका इलाज करवा पाता। वह उसके आश्रित थे, अतः कंपनी के कानून के अनुसार उनकी बीमारी का खर्चा उसे कंपनी से मिल सकता था। अतः उसने एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया। कागजी खाना पूर्ति में लगभग 2 महीने निकल गए। आकाश पिताजी को लेकर अपोलो गया। ऑपरेशन के पूर्व टेस्ट चल ही रहे थे कि उन्हें दूसरा अटैक आया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने सिर्फ इतना ही कहा, काश आप इन्हें पहले ले आते। वह हाथ मलता हुआ लौट आया था। माँ पिताजी से बिछड़ने का दुख सह नहीं पाई तथा कुछ ही महीनों के अंतर पर उन्होंने भी मृत्यु को गले लगा लिया। वह टूट गया था। उससे भी ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि पैसों के अभाव में वह माता पिता को उचित चिकित्सा प्रदान नहीं कर पाया। जब जब इस बात से उसका मन उद्वेलित होता, पिताजी की सीख, उनके दिए संस्कार उसके इरादों को और मजबूत कर देते। अंग्रेजी में एक कहावत है, ग्रीन एंड बियर, अर्थात सहो और मुस्कुराओ, उसके जीने का संबल बन गई थी। माँ पिताजी को तो वह खो चुका था। जीवन में अजीब सा सूनापन छा गया था। स्मिता अभी छोटी थी, पर अब बड़े होते अपने बेटे की ठीक से परवरिश ना कर पाने का दोष उस पर लगने लगा था, क्योंकि डोनेशन की मोटी मांग के लिए रकम ना जुटा पाने के कारण वह उस स्कूल में पल्लव का दाखिला नहीं करा पाया जिसमें कि दीपाली चाहती थी। जिस राह पर वह चला था, उस राह पर चलने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। दुख तो उसे इस बात का था कि उसके अपने ही उसे नहीं समझ पा रहे थे। तनाव के साथ संबंधों में आती दूरी ने उसे तोड़ कर रख दिया था। धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट खोखली होती गई। मन ही मन आदर्श और व्यवहारिकता में इतना संघर्ष होने लगा कि वह हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। आकाश ने स्वयं को अपने अंतः कवच में कैद कर लिया, पर दीपाली ने उसकी ना कोई परवाह की और ना ही उसे समझाना चाहा। उसे तो बस अपने आकांक्षाओं के आकाश को सजाने के लिए धन चाहिए था। वह रोकता टोकता तो सीधे कह देती, अगर तुम अपने वेतन से नहीं कर पाते हो तो लोन ले लो।
जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अनुसार तो रहना ही होगा। आखिर हमारा भी कोई स्टेटस है या नहीं? तुम्हारे जूनियर भी तुमसे अच्छी तरह रहते हैं, पर तुम तो स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते। अब उससे कैसे कहता? लोन चुकाने के लिए भी तो पैसा कटवाना पड़ेगा। रही स्टेटस की बात, तो महंगे सामानों से स्टेटस नहीं बनता। स्टेटस बनता है उच्च विचारों से, उच्च आदर्शों से, वरना खाते तो सभी दाल रोटी ही हैं। यह वही दीपाली थी जिसने मधुयामिनी में साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, सुख दुख में साथ निभाने का वायदा किया था। पर जमाने की क्रूर आंधी ने उन्हें इतना दूर कर दिया कि जब मिलते तो लगता अपरिचित हैं। बस एहसास भर ही रह गया था। बच्चे भी सदा माँ का ही पक्ष लेते। वह अपने ही घर में परितक्य सा हो गया था, जिसकी न पत्नी को परवाह थी न बच्चों को। अपनी लड़ाई वह स्वयं लड़ रहा था। प्रमोशन के लिए इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू अच्छा रहा। सीनियर था ही, पूरी उम्मीद के साथ प्रमोशन लिस्ट का इंतज़ार कर रहा था। पर जब प्रमोशन लिस्ट निकली तो उसमें अपना नाम ना पाकर हतप्रभ रह गया। पता लगाया तो पता चला कि उसका नाम विजिलेंस से क्लियर नहीं हुआ है। उस पर एक सप्लायर कंपनी पर फेवर करने का आरोप लगा था। इसके लिए उस पर चार्जशीट दायर कर दी गई थी। वैसे तो आकाश हमेशा फाइल पूरी तरह पढ़कर हस्ताक्षर किया करता था। इस बार ना जाने कैसे चूक हो गई। रेट और क्वालिटी इत्यादि की स्क्रूटनी वह अपने अधीनस्थ अधिकारी से करवाया करता था। वह भी नया आया था, शायद नियमों से अनजान था। उस फाइल में उसने लोअर रेट की उपेक्षा कर हायर रेट वाले सामान को गुणवत्ता के आधार पर उचित ठहराते हुए ऑर्डर प्लेस करने की सिफारिश की थी। नया होने के कारण शायद वह अच्छी गुणवत्ता के सामान का ऑर्डर कर कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि करना चाहता था। ऐसा करते हुए उसे यह याद ही नहीं रहा कि वह किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं, एक सरकारी कंपनी में काम करता है, जहां सामान की क्वालिटी पर नहीं, सामान के रेट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर नियमों की अनदेखी हो रही है तो उसे अपने मातहत को सिखाते और समझाते हुए सुधारना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसके साइन के बाद ही ऑर्डर प्लेस होना था, अतः गलती उसकी ही थी। पिछले कुछ वर्षों से घर के झगड़ों के कारण वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगा था। घर के झगड़ों का प्रभाव उसके ऑफिस के कामों पर पड़े उसने कभी नहीं चाहा था, पर अनजाने में ऐसा ही हुआ था। ना जाने किस मनह स्थिति में उसने फाइल को ठीक से पढ़े बिना ही हस्ताक्षर कर दिए थे। नियम तो नियम है, नियमों का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसी बात को आधार बनाकर लोअर रेट वाले कॉन्ट्रैक्टर ने उसे दोषी ठहराते हुए एक शिकायती पत्र विजिलेंस को भेज दिया था। ऑफिस में कानाफूसी प्रारंभ हो गई। बड़े ईमानदार बनते थे, आखिर दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया ना। अरे भाई, ऐसे ही लोगों के कारण हमारा डिपार्टमेंट बदनाम है। करता कोई है, भरता कोई है। लोगों की फुसफुसाहट उसे परेशान कर रही थी। दीपाली के पास तक जब यह बात पहुंची तो वह तिलमिलाकर बोली, तुम तो कहते थे कि मैं किसी का फेवर नहीं करता, जो ठीक होता है वही करता हूँ। फिर यह गलती कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे छिपाकर पैसा कहीं और रख रहे हो? उसके बाद आकाश से कुछ सुना नहीं गया। उसी रात उसे हार्ट अटैक आया। हफ्ते भर जीवन मृत्यु से जूझने के बाद आखिर उसने दम तोड़ ही दिया। दीपाली का प्रलाप सुनकर वसुधा अतीत से वर्तमान में आई। आकाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। अनहोनी तो घट ही गई थी, पर सदा शिकायतों का पुलिंदा पकड़े दीपाली को इस तरह रोते देखकर वसुधा की आंखें नम हो आई थीं। बार बार मन में यही आ रहा था कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या किया। माँ को रोते देखकर मासूम बच्चे अलग एक कोने में सहमे से दुबके खड़े थे। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि माँ रो क्यों रही है तथा पापा को हुआ क्या है। माँ को रोता देखकर बीच बीच में वे भी रोने लगते। उन्हें ऐसे सहमा देखकर वह स्वयं को रोक नहीं पाई तथा उन्हें सीने से चिपका कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर नन्ही स्मिता बोली, आंटी, मम्मा भी रो रही हैं तथा आप भी, लेकिन क्यों? पापा को क्या हुआ है? वह चुपचाप क्यों लेटे हैं?
बोलते क्यों नहीं हैं? सब उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी मासूमियत भरे प्रश्न का वसुधा क्या उत्तर दे, समझ नहीं पा रही थी, पर इतना अवश्य सोचने को मजबूर हो गई थी कि बच्चों से उनकी मासूमियत छीनने का जिम्मेदार कौन है? एक जिंदा दिल, उसूलों के पक्के इंसान को किसने मौत के मुंह में धकेला? उसके अपनों ने या जमाने ने? अभी आप सुन रहे थे कहानी उसे किसने मारा। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।